नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही अहम एक निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। विराट पर्व का वो हिस्सा हाँ, जब पांडवों का वनवास और वो 1 साल का कठिन अज्ञातवास। वो पूरा हो रहा था। माहौल बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। राजा विराट अभी अभी त्रिगर्तों को हरा कर लौटे हैं। जश्न होना चाहिए पर टेंशन भी है। उनका बेटा उत्तर, हाँ, उत्तर वो बृहनला के साथ मतलब अर्जुन के साथ अकेले ही निकल गया है। और वो भी किससे भिड़ रहे? पूरी कुरु सेना से। सोच कर ही डर लगता है। बिल्कुल। तो ये जो हमारी आज की बातचीत है, ये आधारित है पांडवों का प्रकटीकरण, विराट पर्व का क्लाइमैक्स। अच्छा हम यही देखेंगे कि कैसे पांडव सामने आए, क्या क्या हुआ। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है विराट के दरबार में लौटने से। स्वागत वगैरह होता है, पर राजा की नजरें बेटे को ढूंढ रही हैं। पूछते हैं उत्तर कहाँ है? और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उत्तर अकेले गया है, वो भी भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसों के सामने, तो वो घबरा जाते हैं एकदम से। जाहिर सी बात है, कोई भी पिता घबराएगा। वो तो शायद सेना भेजने की सोच रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि दूध भेजो, पता लगाओ। लेकिन तभी कंक यानी युधिष्ठिर उन्हें रोकते हैं। अच्छा, कंक क्या कहते हैं? वो बड़े शांत भाव से कहते हैं, राजन आप चिंता मत कीजिए, अगर सारथी बृहनला है ना, तो उत्तर भी सुरक्षित लौटेगा और आपकी गायें भी वापस आ जाएंगी। वाह, मतलब युधिष्ठिर को अर्जुन पर कितना भरोसा था। पूरा। उन्हें अर्जुन की क्षमताओं पर कोई शक नहीं था। और देखिए, होता भी वही है। हाँ, क्या खबर आती है? थोड़ी देर में दूत आते हैं हाफते हुए, खबर लाते हैं कुरु सेना हार गई, गायें वापस आ गई और राजकुमार उत्तर सुरक्षित हैं। अरे वाह, विराट तो खुशी से पागल हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश, इतने खुश कि जब युधिष्ठिर फिर से धीरे से याद दिलाते हैं कि ये जीत बृहनला की वजह से है, तो वो सुनते ही नहीं। अपने बेटे की तारीफ में मगन। हाँ, वो उस वक्त उस बात पे ध्यान नहीं देते। और यहीं से मतलब माहौल थोड़ा बदलता है। कैसे? क्या होता है फिर? खुशी के मारे राजा विराट कहते हैं, कंक आओ चौसर खेलें। चौसर? ओ, युधिष्ठिर को तो पिछला अनुभव याद आ गया होगा। हाँ शायद इसीलिए वो पहले हिचकिचाते हैं। कहते हैं, राजन चौसर अच्छी चीज नहीं, पर राजा नहीं मानते, जोर देते हैं। तो युधिष्ठिर मान जाते हैं खेलने को? हाँ, मान जाते हैं। खेल शुरू होता है। राजा अपने बेटे की बहादुरी की बातें करने लगते हैं, मेरा बेटा कितना वीर है वगैरह। और युधिष्ठिर वो क्या कहते हैं? युधिष्ठिर बार बार टोकते हैं, कहते हैं, हाँ राजन उत्तर वीर है, पर असली जीत तो बृहन्नला ने दिलाई। ये बात राजा को जरूर बुरी लगी होगी। बहुत। वो चिढ़ जाते हैं, कहते हैं, अरे कंक, तुम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय की वीरता पर सवाल उठाते हो, चुप रहो। पर युधिष्ठिर कहाँ चुप रहने वाले थे। नहीं, वो फिर कहते हैं, राजन बृहन्नला के सामने तो देवता भी नहीं टिक सकते। बस ये सुनते ही राजा का पारा चढ़ गया। और उन्होंने गुस्से में क्या किया? गुस्से में उन्होंने हाथ में जो पासा था वो सीधा खंग मतलब युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा, जोर से। अरे, युधिष्ठिर को चोट लगी? हाँ, उनकी नाक से खून बहने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात होती है, युधिष्ठिर उस खून को जमीन पर नहीं गिरने देते। जमीन पर नहीं? क्यों? उसे हाथों में रोक लेते हैं। हाँ, अपने हाथों में। और पास ही सेरंद्री यानी द्रौपदी खड़ी थी। वो फौरन एक सोने का बर्तन ले आती हैं और खून उसमें इकट्ठा कर लेती हैं। इसका क्या मतलब था? खून जमीन पर क्यों नहीं गिरना चाहिए था? इसके दो कारण समझे जाते हैं। एक तो अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। हाँ, मैंने सुना है कि युद्ध के अलावा अगर कोई उनका या उनके भाइयों का खून बहाएगा तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। इसीलिए जैसे ही खबर मिलती है कि उत्तर और बृहन्नला दरवाजे पर हैं, युधिष्ठिर सेरंद्री को इशारा करते हैं कि बृहन्नला को अभी अंदर मत आने देना। अच्छा, ताकि अर्जुन को पता ना चले और वो गुस्से में कुछ कर ना बैठें। हाँ, एक तो ये बात। दूसरा, शायद ये युधिष्ठिर के धर्म और संयम का भी प्रतीक है। इतना अपमान सहकर भी वो स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहते थे। वो शायद विराट के वंश को बचा रहे थे। बहुत गहरा मतलब है इसका। हाँ। तो फिर क्या हुआ? उत्तर अंदर आए? हाँ, तभी उत्तर सभा में आते हैं और कंक को इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं। पूछते हैं, पिताजी ये किसने किया? विराट ने क्या जवाब दिया? वो हिचकिचाते वो स्वीकार करते हैं कि ये उन्होंने किया है। इस पर उत्तर अपने पिता को ही डांट देते हैं। कहते हैं कि आपने ठीक नहीं किया, कंक जी से माफी मांगिए। बेटे ने पिता को सही राह दिखाई। हाँ, विराट को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत युधिष्ठिर से क्षमा मांगते हैं। और युधिष्ठिर ने माफ कर दिया। हाँ, युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से उन्हें माफ कर देते हैं। पर ये भी कहते हैं, राजन अगर ये खून जमीन पर गिर जाता ना, तो आपका और आपके वंश का नाश हो जाता। बाप रे, इतनी गंभीर बात। हाँ, इसके बाद राजा विराट उत्तर से कहते हैं कि युद्ध का हाल सुना। अब उत्तर क्या बताते हैं? क्या वो सच बताते हैं? बिल्कुल, उत्तर पूरी सच्चाई बता देते हैं। कहते हैं, पिताजी मैं नहीं लड़ा, वो तो कोई देवपुत्र जैसा युवक था, बृहन्नला,
उसने अकेले ही सबको हरा दिया। गायें भी वही वापस लाया। और ये भी कहा कि वो युवक जल्द सामने आएगा। हाँ, वो कहते हैं कि वो दिव्य युवक कुछ दिनों में अपनी पहचान बताएगा। तो अब मंच तैयार हो गया पांडवों के सामने आने का। बिल्कुल। युद्ध के 3 दिन बाद पांडव स्नान करते हैं, अपने शाही कपड़े पहनते हैं और सीधे सभा में आकर अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाते हैं। क्या मतलब कंक वल्लभ सब राजाओं की तरह सिंहासन पर? विराट ने क्या कहा? विराट तो चौंक गए। गुस्से में कंक से पूछते, अरे कंक, ये क्या धृष्टता है, तुम मेरे सेवक होकर सिंहासन पर? और यहीं पर्दा उठता है। हाँ, अर्जुन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, राजन, ये कंक नहीं, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये सिंहासन के ही अधिकारी हैं। फिर तो सबकी पहचान बताई होगी। हाँ, फिर अर्जुन एक एक करके बताते हैं, ये वल्लभ नहीं भीमसेन है, ये नकुल, ये सहदेव, ये सैरंद्री नहीं महारानी द्रौपदी हैं, और मैं बृहन्नला नहीं अर्जुन हूँ। और ये भी बताया कि अज्ञातवास पूरा हो गया। हाँ, उन्होंने पुष्टि की कि उनका 13वां साल अज्ञातवास का वर्ष सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब वो स्वतंत्र हैं। राजा विराट का क्या रिएक्शन था? वो तो हक्के बक्के रह गए होंगे। बिल्कुल, हक्के बक्के भी और शर्मिंदा भी। उन्हें अपनी भूल, अपना वो पासा फेंकना सब याद आता है। वो हाथ जोड़कर पांडवों से माफी मांगते हैं। और फिर उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हाँ, अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए और संबंध मजबूत करने के लिए वो अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन यहाँ भी अपनी मर्यादा दिखाते हैं। वो कहते हैं, राजन, मैंने उत्तरा को बेटी की तरह नृत्य सिखाया है, वो मेरी शिष्या है, मैं उसे अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करूंगा, मेरे पुत्र अभिमन्यु के लिए। वाह, क्या चरित्र था। बिल्कुल। विराट ये सुनकर और भी प्रसन्न होते हैं। फिर धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह की तैयारी होती है। और इस विवाह में तो बड़े बड़े लोग आए होंगे। हाँ, अर्जुन निमंत्रण भेजते हैं। द्वारका से कृष्ण, बलराम, सारे यादव आते हैं। दूसरे मित्र राजा अपनी सेनाओं के साथ पहुंचते हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था ये। तो पांडव अब विराट के राज्य में सेवक नहीं बल्कि बराबर के साथ ही सहयोगी बन गए। हाँ, बिल्कुल। युधिष्ठिर का दरबार तो कहते हैं इंद्र की सभा जैसा लगने लगा था। तो ये जो पूरी घटना थी, मतलब वो चौसर का खेल, वो गुस्सा, वो खून, उसने आखिर में पांडवों के अज्ञातवास का अंत किया और उन्हें एक बहुत ताकतवर साथी राजा विराट भी मिल गया। सही कहा। और अभिमन्यु उत्तरा के विवाह ने इस रिश्ते को और पक्का कर दिया। ये आने वाले कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है कि अगर उस दिन विराट को गुस्सा ना आता, वो पासा ना फेंकते, हाँ, या अगर अर्जुन उसी समय सभा में आ जाते जब युधिष्ठिर घायल हुए थे, तो क्या होता? क्या पांडवों का प्रकटीकरण इतना सहज होता या कुछ और ही कहानी बनती? इतिहास के ये अगर मगर हमेशा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। खैर, ये थी विराट पर्व के उस रोमांचक मोड़ की कहानी।